क्या क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल क्या K1 K2 क्या क्रॉस? गलत है। अरे हाँ सर, ये वाला और ये वाला कौन सा सही और कौन सा गलत, याद है कि भूल गए? याद है सर, बताओ कौन सा सही है, 1 की 2? बोलो 1 की 2 कौन सा सही है? अरे बोलना पड़ेगा, एक ही सही था, मैंने आपको बोला था। इसमें सही बताऊं तो सही है 1। अच्छा हाँ, 2 में क्या गलती है मैं आपको बताता हूं। 2 में आपने ये अज्यूम कर लिया कि ये वाली लाइन इक्वी पोटेंशियल है, यह बीच में कंडक्टर नहीं है, यह इक्वी पोटेंशियल हो, यह जरूरी नहीं है। ओ हो, देखो जो 2 वाला है 2 वाला, उसमें आपने क्या ज्यूम करा कि ये जो बीच वाली लाइन है ये इक्विपोटेंशियल है, तभी तो C1 और C3 पैरेलल हो जाएंगे, पर बीच में तो कंडक्टर है ही नहीं। हाँ, इधर वाली प्लेट बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड वाली वो इक्विपोटेंशियल है, ये भी इक्विपोटेंशियल है राइट वाली, क्योंकि वो दोनों कंडक्टर है, पर बीच में तो कंडक्टर है ही नहीं, वो तो डायरेक्ट्रिक मटेरियल है। तो ये और ये K1 के राइट और K3 के राइट इक्विपोटेंशियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, इसलिए 2 वाला गलत है, 1 वाला सही है। क्यों? देखो K1 और K2 पक्का भाई साहब सीरीज, और K1 K2 का क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो पक्का K3 K4 क्या क्रॉस होगा, और K3 K4 सीरीज में, हाँ तो K3 K4 का रिजल्टेंट क्या क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल क्या K1 K2 क्या क्रॉस भी होगा। अरे हाँ सर, इसलिए आपस में उनको पैरेलल लेने में कोई बुराई नहीं है। इस वाले सवाल में ये वाली गलती हो जाती है 2 वाली, इसलिए आपको कहानी समझ में आनी चाहिए। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अरे क्लियर है क्या? अरे सोच लो, क्लियर है सर? अच्छा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है सर? जोरदार सर। ठीक भाई, अब तो खैर कुछ भी नहीं है। अब देखो C1 C2 कैसे हो गए सीरीज में, तो अगर C1 C2 सीरीज में हो गए तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 बाई C3 प्लस C4। हाँ सर, अच्छा C1 C2 लिखना बड़ी बात नहीं है, अगर C1 को लिखो तो लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट K1, एरिया हो गया आधा और ये भी हो गया आधा। अरे हाँ सर, ऐसे C2 क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट K2 A/2 D/2, ऐसे ही C3 और ऐसे ही C4। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, शानदार है, जबरदस्त है, क्लियर है। ओ माय गॉड, पहले बताओ A/2 हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, रुमाल मंगाता हूं, रुक जाओ पसीना बहुत आ रहा है। हाँ भाई, है रुमाल है अपने पास। ओ हो, बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर। बोलो क्लियर? यस सर, 110% क्लियर। गॉट योर पॉइंट सर? ओके सर। चलो, तो ये बात अपने को समझ आ गई, अच्छा लगा, ये अपना सही था, ये अपना गलत था, आंसर अपना आ जाएगा। अब तो खैर वो कोई खास बात नहीं है, वो अपन रख देंगे। और आंसर ऐसे गंदा सा आएगा, कैसे आएगा बोलो क्लियर है क्या? वही करा ना, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 C3 C4 बाई C3 प्लस C4, देखो वैसे ही आ रहा है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो आ जाएगा क्या? अपन लिखा था ना उधर सी इक्विवेलेंट क्या आया था, पीछे से उतार के रख लो, तो क्या आया था C1 C2 C1 बाई C2 प्लस C1 प्लस C3 C4 बाई C3 प्लस C4। इनकी वैल्यूज पीछे से उठा के रखो, यही आएगा, ध्यान से देखो। अरे हाँ सर, बिल्कुल ये आएगा, सही बोल रहे हो सर आप। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, तो अगर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी आ जाएं तो भी हमें सवाल करना आना चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अच्छा, ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे? देखो थोड़ा सा ट्रिकी है। अब बोलो
क्या K1 K2, ध्यान सुनना, क्या K1 K2 आपस में पैरेलल हैं? बोलो। और फिर उसके साथ क्या ये सीरीज है K3? बोलो। नहीं सर, नहीं, क्योंकि फिर से ये वाली लाइन इक्विपोटेंशियल हो यह जरूरी नहीं है। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना, कैसा, मैं बताता हूं। C1 C2 और फिर ये C3, ये गलत है। सोचो क्यों? बीच वाली लाइन इक्विपोटेंशियल हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो थोड़ी कंडक्टर है। तो सोचो इसको कैसे करें। कुछ मत करो, पता है, इस C3 के दो टुकड़े कर दो, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ध्यान से देखो तो C3 C4 बराबर हो गया। अरे हाँ सर, तुम ध्यान से देखो तो ऐसे दो टुकड़े कर दो, ये C1 ये C2 ये C3 ये C4, और ध्यान से देखो तो C3 बराबर C4, बाकी सवाल पुराना। अरे हाँ सर, तो C3 समझ में आया क्या करना है। तो C3 बराबर C4 क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट K3 A/2 बाई D/2। 2 ने 2 को मार दिया, एप्सिलॉन नॉट K3 A/D। C3 भी यही है, C4 भी यही है। अरे हाँ सर, बस अब कैसे सर्किट बनेगा, देखो सर्किट बन गया ऐसे। ये देखो C1 के साथ C3 और C2 के साथ C4 नहीं आया, ये सब क्या हो गए आपस में, पहले सीरीज C1 C3 C2 C4 आपस में सीरीज और आपस में पैरेलल। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। समझ आया सर? समझ आया सर? अच्छा लग रहा है, बढ़िया सवाल चल रहे हैं भाई साहब। हाँ, दिमाग लगाना, बिना दिमाग लगाए सवाल नहीं होंगे। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, तो C1 C3 C2 C4, C1 C3 C2 C4, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है सर। ऐसे क्या कर रहे हो सर आप? बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, अब कर लेना उसको, जो भी आपको C1 C3 की C1 C2 के लिए तो आती है आपको। C1 की कितनी हो गई फिर से, एप्सिलॉन नॉट K1 A/2 बाई D/2, तो डायरेक्ट कट गया T/2। ऐसे C2 क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट K2 A/2 बाई D/2, तो ये आ गया। इसको यहां रख लो, आंसर आ जाएगा। अरे बोलो भाई, मेन बात तो आपको ट्रिक समझ में आनी चाहिए कि सवाल कैसे करना चाहिए और गलती कहां पर है, क्योंकि जो डायलेक्ट्रिक्स के बीच वाली लाइन है वहां पे कंडक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या नहीं है? हाँ सर, बोलो क्लियर। अरे सोच लो। तो ये दोनों बढ़िया सवाल थे, शानदार सवाल थे, जबरदस्त सवाल थे, मजेदार सवाल थे। बोलो क्लियर। समझ तो आ गया सर, ये गलत है, ये सही है। हो, तो उस K3 को दो बार में तोड़ दिया। अरे हाँ, अब यहां रख देंगे तो आंसर आ जाएगा जो आप खुद करोगे। ओ हो, बिल्कुल सही सर, अच्छा लग रहा है सर, क्लियर है सर, पक्का। अपने को बात समझ में आनी चाहिए, जो अपने को समझ में आ रही है। यस सर। अब सोचो अगली स्टेज कहां पे ले जाना, थोड़ा सा और अच्छा, थोड़ा सा और अच्छा, थोड़ा सा और कैसे अच्छा सर, बताना सर जरा। इसलिए अच्छा ऐसे बढ़िया की क्या की, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, क्या देखो। ओ हो कि भाई अगर सोचो के जो है, यानी कि आपका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वेरिएबल हो, वेरी करे वो एक्स या वाई के साथ, तो टफ वैरायटी होती है। सुन कैसे, देख ध्यान से, आ जाओ। वेरिएबल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले आप समझो, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है, और ऐसा समझो कि जो आपका डायलेक्ट्रिक है वो एक्स का कोई फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, फिर वो एक्स का फंक्शन 2x+1 या कुछ भी, कोई भी के एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब ऐसे जाने पर वो के वेरी कर रहा है। एक लेफ्ट हैंड कॉर्नर को अपन ने ओरिजिन मान लिया, इधर जाने पर एक्स जाने पर वो वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है, वाई पे जाने पे वो वेरी नहीं कर रहा है, एक्स का फंक्शन है। अब सोचो क्या करें। अरे हाँ सर, वेरिएबल है तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा सर। अच्छा सर, देखो ध्यान से क्या करा गया मैं बताता हूं, देखो।
अब क्या अपन ऐसे x पे जाके, ध्यान समझना, ऐसे x पे जाके dx की एक स्ट्रिप लें, टक 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 टक। इस स्ट्रिप को देखो तो स्ट्रिप इस प्लेट पे यहां पे ऐसे, ठीक है? हाँ सर, तुम बहुत ध्यान से देखो। हाँ सर, समझ तो आ रहा है सर। ठीक, अब देखो ये जो स्ट्रिप है, ऐसी स्ट्रिप्स 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 को देखो। क्या ये सारी स्ट्रिप्स ऐसे एक स्ट्रिप एक एक ऐसे अनंत स्ट्रिप में इसको तोड़ दो? क्या हर स्ट्रिप का के अलग है? हाँ, के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, बिल्कुल सही। पर हर स्ट्रिप क्या दोनों कंडक्टर प्लेट के बीच में? अरे हाँ, मतलब ऑल सच इनफाइनाइट स्ट्रिप्स आर इन पैरेलल। तो मैं कोई पर्टिकुलर सवाल ना कराकर मैं आपको x के साथ वेरिएबल हो तो कैसे करेंगे, y के साथ वेरिएबल हो तो कैसे करेंगे, ये दोनों कहानियां समझाने का प्रयास आपको करूंगा। अच्छा, बात तो सर आपकी समझ आ रही है, अच्छी भी लग रही है। अब सुन, ये जो पतली सी स्ट्रिप बनी, इस पतली सी स्ट्रिप की कैपेसिटेंस आप मान लो डीसी, स्मॉल डीसी। अब कैपेसिटेंस होती क्या है? एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट के इस जगह पे क्या है? जो भी एक्स का फंक्शन यहां पर होगा वो, क्योंकि एक्स दूरी पे जाके डी एक्स का एलिमेंट लिया आपने। अरे हाँ सर, अब सुनना, के एप्सिलॉन नॉट के ए, ध्यान से देख, ये है एरिया, ये जो व्हाइट में बना हुआ है, ये जो ऊपर व्हाइट में बना हुआ है ना, कंडक्टिंग प्लेट में जो एरिया आएगा क्या वही एरिया कहलाएगा? अरे हाँ सर, तो एरिया कितना हुआ? ध्यान से देखो, मान लो कि ये स्क्वायर प्लेट थी, देख एल एल दे रखा है, तो देख एरिया कितना हुआ? डी ए। डी ए एरिया कितना हुआ? देखो डी ए सर, एल इंटू मोटाई कितनी? डीएक्स, ये डीएक्स चल रहा है ना। अरे हाँ सर, ये डीएक्स, तो एल डीएक्स एरिया हो गया, बिल्कुल सही, बाई एप्सिलॉन के ए बाई डी। डी, ये रहा डी, भाई पूरी विड्थ तो पूरी डी है, सबकी डी 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 है। अरे हाँ, अब सोच, क्या ऐसे सभी कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे? हां सर, ऐसे सभी कैपेसिटर पैरेलल में होंगे। बात तो आपने बिल्कुल सही करी है, जोरदार करी है, मौज के साथ करी है। तो ऐसे सभी कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, सुनते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई, सोचो रे भाई। तो ऐसे सभी कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे। ठीक है भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया। अब क्या करें? देखो भाई, ऐसे सभी कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, शानदार, मजेदार, शानदार, जबरदस्त। अच्छा, अब क्या करें? अब कुछ मत करो, सुनो, ये आ गया, ऐसे सभी कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे। अच्छा, अब सोचो अगर पैरेलल में होंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी कि C इक्विवेलेंट होगा इंटीग्रल डीसी। सारे डीसी को जोड़ दो, ओहो हो, बस अब तो क्या है, एप्सिलॉन नॉट एल बाई डी तो कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। एक्स की लिमिट बोलो, ध्यान देखो, एक्स की लिमिट 0 से लेकर एल तक। अब देखो, ये एक्स का फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के कुछ भी हो सकता है, के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, 2x प्लस बी, कुछ भी, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, कुछ भी, या ऐसे समझो एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी हो सकता है, उसे सॉल्व कर लेंगे। वो एक सवाल का पार्ट है, एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर के एक्स का फंक्शन हो जाए तो एक्स पे जाके डीएक्स की स्ट्रिप लेकर तोड़ लो और तोड़कर इंटीग्रेट कर कर जोड़ लो। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, सही लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर? जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर। ओके सर, बोलो क्लियर? एप्सिलॉन एल बाई डी 0 टू एल के एक्स डी एक्स। गॉट योर पॉइंट सर? आ गया सब? तो आंसर आंसर आ गया। हाँ, एप्सिलॉन एल बाई डी 0 टू एल के एक्स डी एक्स।
ओहो, दूसरा सुन। मान लो कि आपका कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक है वो भैया वाई के साथ वेरी करे ऐसे। ओ हो, मतलब अगर आप परपेंडिकुलर टू द प्लेट मूव करो तो वेरी करे। पहले क्या था, एक्स और वाई की बजाय थोड़ा ऐसे भी आप समझ सकते हो। वो कब करा था, जब अगर पैरेलल टू द प्लेट मूव करो तो वेरी कर रहा था, अब परपेंडिकुलर टू द प्लेट मूव करो तो वेरी कर रहा है। बताओ कैसे एलिमेंट ले, ये LLD डायमेंशन आपके सामने। अब बोलो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विद वाई के साथ वेरी। ओ हो, ध्यान से सुने कैसे करेंगे। देखो ऐसे वाई पे जाके ऐसे dy की एक स्ट्रिप आएगी, ये आ गई साहब। ओ हो, तुम ध्यान से देखो तो ये पीछे तक बिखरी हुई है ऐसे। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, ऐसे वाई पे जाके dy की स्ट्रिप है ये पूरी, ऐसे वाई पे जाके dy की पूरी एक स्ट्रिप है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। तो वाई पे जाके dy की एक स्ट्रिप है। ये जो स्ट्रिप ली गई, ये जो स्ट्रिप ली गई, ये जो स्ट्रिप ली गई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ये स्ट्रिप सोचो, ऐसी स्ट्रिप्स, ऐसी स्ट्रिप 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 आपस में सब क्या है ये बोलो, ऐसी ऐसी सभी स्ट्रिप्स, सोचो क्या है, ऐसी सभी स्ट्रिप्स आपस में सीरीज में है। सोच के देखो, सीरीज में है। इसके से अगर ऐसे टुकड़े करोगे तो सीरीज ही तो बनेगा। अरे हाँ, अब सोच, ये जो स्ट्रिप बनी ना, इस स्ट्रिप का छोटा सा डीसी क्या है, ये जो स्ट्रिप है इसका क्या कैपेसिटेंस है सर, एप्सिलॉन नॉट के एज अ फंक्शन ऑफ वाई, उस जगह का कांस्टेंट हो गया, हाँ, इनटू एरिया। ध्यान से, वो एरिया कितना, एरिया देखो कितना, ध्यान से देखो तो एरिया वही होगा जो इस पूरी प्लेट का एरिया है। सभी पतली पतली स्ट्रिप्स का एरिया तो L² ही होगा। हाँ सर, L², ध्यान से देना, ये उसमें एरिया छोटा था, यहां पे एरिया पूरा है L²। अरे हाँ, पर देख डी क्या है, डी है असलियत में टुकड़े हुए हैं डी के, डी वाई, डी क्या है, डी वाई। अच्छा, अब सुन, अगर सब सीरीज में है तो क्या 1/c इक्विवेलेंट होगा इंटीग्रेशन 1/dc, क्योंकि 1/dc1 प्लस 1/dc2 प्लस 1/dc3, अरे हाँ, इस इंटीग्रल 1/dc, देख इसीलिए dy नीचे आ गया है, यानी कि ध्यान से देखो तो dy नीचे आया तो नीचे क्या बना, नीचे बना एप्सिलॉन नॉट L² इंटीग्रेशन dy बाय ky। अरे हाँ सर, 1/ε0 L² dy बाई ky, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, अब इंटीग्रेट कर लेना, y की लिमिट कहां से कहां तक बोलो, 0 से लेकर d तक। हाँ, अब तो 0 से चालू है ना, और कहां पे खत्म हो रहा है, d पर, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ सर, और थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो, C इक्विवेलेंट इज ε0 L² बाई इंटीग्रेशन 0 to t ky इंटीग्रेशन 0 to t dy बाई k एज अ फंक्शन ऑफ y। अरे हाँ सर, अब जो भी फंक्शन दे रखा उसे सॉल्व कर लो, वो एक अलग एस्पेक्ट है। पहले बताओ क्या कहानी समझ आई है। अगर x के साथ वेरी करे क्या x पे जाके dx, y के साथ वेरी करे y पे जाके dy। हाँ,
बात तो सर आपकी सही लग रही है, बिल्कुल जोरदार है, जबरदस्त है, शानदार है, मजेदार है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, समझ आ गया सर? अच्छा लग रहा है सर? लो भाई ये तो ओहो हो वो आ गया अपना एफ नॉट एल स्क्वायर, जो मैंने पहली टर्म लगी उल्टा कर लो तो वो आ जाए। तो देख, अरे वाह, अच्छा लेक्चर चल रहा है, जबरदस्त। और मेरे को ये सवाल नहीं, ये फॉर्मेट्स हैं वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक की। ये भाई साहब एक खतरनाक सवाल है, तो मैं इसे ढंग से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और इलस्ट्रेशन सुन, ये थोड़ा अलग टाइप का है और ये टफ सवाल है, ध्यान से सुनना। ध्यान से देखो तो डाइलेक्ट्रिक है ना, K1 कांस्टेंट है, K2 भी कांस्टेंट, पर ऐसे टेढ़ा भरा हुआ है, देखो ध्यान से। ये समझ में आया कैसे हो? फिर से देखना उसको, देखो 3D पे इमेजिनेशन करवा रहे हैं, देखो। अरे हाँ सर, अब इसका 2D व्यू देखो। हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। तो K1 इधर, K2 इधर। अब ये सवाल कैसे करें, मैं कराऊंगा पूरा, ध्यान सुनना, टफ सवाल है, टफ इलस्ट्रेशन। मास्टर बताएगा पर दिमाग खोल देगा। टफ इलस्ट्रेशन, ओ पर दिमाग खोल देगा। आइए मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। ओ हो, चलो भाई आ जाओ। हाँ, क्या करें? ऐसे अगर K1 K2 तो ऐसे तो डायरेक्ट सीरीज पैरेलल तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती तो दोनों सीरीज हो जाते, अगर ये ऐसे वर्टिकल लाइन होती तो दोनों पैरेलल हो जाते, पर ये तो सारी टेढ़ी लाइन है। और ध्यान देखो, स्क्वायर प्लेट थी, पीछे दिखाया आपको स्क्वायर प्लेट। आप तो यही डायग्राम बनाओगे ना, स्क्वायर प्लेट थी। अरे हाँ, अंदर भी एल है वो। हाँ सर, अब सुन, क्या करें? ऐसे x पे जाके dx की एक स्ट्रिप ले। अरे हाँ सर, ले ली सर। ऐसे इस dx की स्ट्रिप को अगर तुम ऐसे इधर देखोगे तो ऐसे दिखेगी, यहां पर है ना, प्लेट के ऊपर। हाँ सर, दिखेगी तो सही से। ये लेंथ उसकी l होगी और ये इसकी मोटाई dx होगी, वो तो क्लियर है। ठीक, ये प्लेट को थोड़ा ऐसे बना रहा हूं मैं ना, ये पीछे वाली प्लेट है अपनी, है ना। हाँ, बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, समझ आ रहा है सर, ये अच्छा लग रहा है। अब देख, ये जो dx बना, ये जो एक कैपेसिटर बना, इसको देखो, ये वाला कैपेसिटर, ये इसको देखो तो ये ऐसे है, पतला सा, टक 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 टक। अरे हाँ सर, पर तुम इसमें ध्यान से देखो तो इसमें ना, इस कैपेसिटर की अगर कैपेसिटेंस डीसी माने तो सोचो ये कैपेसिटर K1 K2 दोनों का बना हुआ है। अच्छा, हाँ सर, ये बात तो आप सही बोल रहे हो। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये x पे जाके आपने dx का एलिमेंट लिया, ये दूरी मान लो y, तो इस कैपेसिटर में आप ऐसा मान सकते हो कि y दूरी तक, कितने तक? y दूरी तक तो K1 भरा हुआ है। हाँ सर, और तुम बहुत ध्यान से देखो तो इसमें d माइनस y दूरी तक K2 भरा हुआ है। अरे हाँ सर, थोड़ा ध्यान देना। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये सब डीसी 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 जो ऐसे बनेंगे ना, डीसी 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 डीसी। अरे हाँ सर, ये सब आपस में क्या होंगे? ये सब आपस में होंगे पैरेलल। अरे हाँ, तो तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो सी इक्विवेलेंट जो होगा ना, वो तो इंटीग्रल डीसी होगा। अरे पर मेन बात ध्यान से सोचो तो डीसी अपने आप में दो से बना हुआ है, एक K1 वाला और एक K2 वाला। और देखो K1 और K2 वाला आपस में सीरीज है, तो मान लो कि ये DC1 है और ये DC2 है। क्या DC इज इक्वलेंट ऑफ DC1 एंड DC2? अरे हाँ, और DC1 और DC2 आपस में कैसे हैं?
सीरीज में। अरे हाँ सर, DC1 और DC2 आपस में कैसे हैं? सीरीज में। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, तो DC1 DC2। ओके सर। अब देख, अब देख, ओ हो, तो सोचो DC है क्या? DC1 DC2 तो सीरीज में है। हाँ सर, तो DC1 DC2, यानी कि अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो 1/DC इज इक्वल्स टू 1/DC1 प्लस 1/DC2। अच्छा बात। अब सुन, व्हाट इज DC1? बहुत ध्यान से देखना, पहले एक से समझो DC1। तुम ध्यान से तो DC1 इज बेसिकली एप्सिलॉन नॉट K1। एरिया बोलो, अरे एरिया बोलो। एरिया तो यही है ना, ये जो DA है, देखो क्या DC1 का एरिया भी वही होगा नीचे? कितना? LDX। ध्यान देना। अरे हाँ, बाई कितना D? सर Y। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर। ऐसे DC2 लिखो, एप्सिलॉन नॉट K2 LDX बाई D माइनस वाई। टफ चीजें लिख रहा हूं। देखो, सबसे पहले हमने एक्स पे जाकर DX की एक स्ट्रिप ली। हाँ सर, ली सर, ली। उस स्ट्रिप में क्या ऐसी सभी स्ट्रिप्स आपस में पैरेलल होंगी? हाँ सर, बिल्कुल पैरेलल होंगी। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बात तो सर आप सही कह रहे हो। ओके, फिर क्या करें? पर वो जो स्ट्रिप बनी उसमें भी दो कैपेसिटेंस हैं, DC1 और DC2। और DC1 DC2 आपस में क्या है? सीरीज में। ओ हो, तो 1/DC इज 1/DC1 प्लस 1/DC2, और इस DC का इंटीग्रेशन C इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, अब देख, अगर यहां रखें तो क्या रखेंगे? ध्यान से देखो, इसको यहां लिख देता हूं, DC1 को, थोड़ा अच्छा लगेगा। एप्सिलॉन नॉट K1 LDX बाई Y। तुम एक बात बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आया। 1/DC इज 1/DC1। DC1 ये रहा, ऊपर आ जाएगा Y, नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट K1 LDX, ऊपर आ जाएगा D माइनस Y, यहां आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट K2 LDX। अच्छा, तुम ध्यान से देखो तो 1/DC इज 1/एप्सिलॉन नॉट LDX, इधर K2Y, इधर K1D माइनस K2Y अपॉन K1 K2, यानी कि 1/DC इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट LDX। देखना मास्टर गलती नहीं करे, K1D प्लस, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, K2Y, ये K1Y। अरे तो प्लस Y K2 माइनस K1 बाई K1 K2। अरे हाँ सर, सही सा लग रहा है सर। तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम जब इसे इंटीग्रेट करोगे ना, तो इसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। अरे हाँ सर, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो y x की टर्म्स में पता होना चाहिए। देख ये थीटा, ध्यान से देख, tan थीटा इक्वल टू छोटा d अपॉन l, इस वाले ट्राइंगल से, और इसी को लिख सकते हैं y बाय एक्स। अरे हाँ, तो y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? डी एक्स डी बाई एल। डी एक्स मत लिखना, कंफ्यूजन हो जाओगे। एक्स डी बाई एल। अरे हाँ सर, y की वैल्यू को क्या रख सकते हैं? एक्स डी बाई एल। रख दो वहां एक्स डी बाई एल। ध्यान से देखो, इधर देखो, तो यहां जैसे ही रखोगे ना 1/DC इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट एल डीएक्स। डीएक्स नीचे चल रहा है वो, हाँ कंफ्यूज नहीं होना। K1D प्लस y की वैल्यू XD, ध्यान से देखो तो D कॉमन आ गया,
हाँ सर, ये डी कॉमन आ गया, बाहर लिख दिया मैंने, तो K1 बच गया, K1 नीचे L और आया, अरे हाँ, तो अपन ने क्या लिख दिया, ये आया XD, D तो बाहर चला गया, X बाई L, तो L इधर मल्टीप्लाई हो गया, K2 माइनस K1 बाई K1 K2, और एक L नीचे LCM आएगा जो स्क्वायर। अरे हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, अरे बोलो भाई, हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, प्राण तो निकल गए, निकलते हुए तो लग रहे हैं, ओ हो, बस अब देख, यहां देख, डीसी को उल्टा करके लिखे, देखो क्योंकि उल्टा करके तो इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन डीसी क्या करेंगे, देखो इधर देखो, उल्टा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, नीचे D, ऊपर आ जाएगा K1 K2, ऊपर आ जाएगा dx, नीचे आ जाएगा K1 L प्लस K2 माइनस K1 इंटू एक्स, इंटीग्रेशन, बाकी सब तो बाहर आ गया कांस्टेंट। हाँ सर, सही सा लग रहा है। अब बोलो x की लिमिट का, प्राण निकाल दिए सर आपने, मैं पहले ही कह रहा था जबरदस्त सवाल है, मेरे को ही कराना है, पर समझ आना चाहिए, डरो मत, कोई बात नहीं, चीज तो बढ़िया सीख रहे हैं, सीख तो रहे हैं सर। तो देखो एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर बाई D K1 K2 dx बाई K1 L प्लस K2 माइनस K1 इंटू एक्स, एक्स की लिमिट कहां से कहां तक सर, 0 से L, सर 0 से L, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, 0 टू L, ठीक है सर, ठीक है, बस अब तो क्या सॉल्व करना है, तो C इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर बाई D K1 K2, पता नहीं कोई मिस्टेक कर दी हो तो, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 बाई K2 माइनस K1, है ना, ln ऑफ K1 L प्लस K2 माइनस K1 X, तो एक बार जब करोगे तो K2 माइनस K1 L आएगा, तो K1 K1 कट जाएगा, और फिर एक बार 0 कर दोगे तो एक बार आएगा K2L, एक बार आएगा K1L, तो ये तो K2 बाई K1 आ जाएगा। अरे हाँ सर, ऐसा आंसर आ रहा है, चेक करेंगे एक बार, अरे हाँ देखो मैच कर गया परफेक्टली, खतरनाक सवाल का जबरदस्त आंसर मास्टर लाया आपके सामने, ओ माय गॉड, हाँ सर देखो शानदार सवाल, मैं मान रहा हूं टफ था इसलिए तो मैंने खुद ने कराया पूरा, पर फील तो करो कि देखो ऐसे सवाल भी हम कर सकते हैं, ये सवाल नहीं आए मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसा सवाल आए, बट मैं तो कह रहा हूं क्या अपने को फील अगर आने लगी ऐसे सवाल होगी तो बाकी सवाल अपने को चुन्नू मुन्नू लगेंगे बिल्कुल। हाँ ये बात तो सर आपकी सही है, वेरिएबल एक्स के साथ वाई के साथ टेढ़ा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मल्टीपल टाइम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टाइम, आधा खाली आधा भरा पूरा भरा ये वो, अरे हाँ इतनी सारी चीजें हम डाइलेक्ट्रिक के कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ चुके हैं, बोलो पढ़ तो चुके हैं सर, समझ आ रहा है सर, बोलो क्लियर है क्या, अरे पक्का, हाँ सर बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, बोलो क्लियर। कुछ फिर से देखो इसमें क्या करा, एक्स पे जाके dx लिया, dx की स्टेप में दो थे K1 और K2, उसको DC1 DC2 माना, DC1 DC2 आपस में सीरीज, और सीरीज से जो रिजल्टेंट आया वो बना DC, और DC सब पैरेलल हैं, हाँ बाकी सब मैथ्स है, जो बोला वो कॉन्सेप्ट है, ओहो तो पहले कॉन्सेप्ट के बारे में सोचेंगे फिर गणित के बारे में सोचेंगे, दोनों को मिला के आंसर लाएंगे, नंबर पाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सर इतनी आसानी से आप कहते हो ना सर, इतना आसान नहीं होता सर, हाँ मुझे मत बताओ, मैंने भी ये सब करा है जो तुम कर रहे हो, इसलिए घबराओ मत, करना तो पड़ेगा, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं, दुनिया में हर चीज जो आप देख रहे हो जो भी मैन मेड है वो इंसान ने ही बनाई है भाई, तुम क्यों डर रहे हो, तुम भी करके बताओगे, कोई अलग दुनिया से नहीं आते हैं सक्सेसफुल लोग, हो अब ये ना ये चर्चा बहुत सुंदर है,
इसमें एक शब्द आएगा जो आपके दिल को छू जाएगा। खैर अभी बात करते हैं, अपन बात करते हैं चर्चा ऑन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज। मैं आपको ऐसे की बजाय ऐसे समझाता हूं, सुन। देखो ऐसे छोड़ो, मैं तुम्हें एक कहानी समझाता हूं, सुनो। एक्चुअली क्या होता है, इसको भूल जाओ, ये डायग्राम भूलो, तुम तो एक बात समझो। मान लीजिए एक मटेरियल है ऐसे, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपना, ठीक भाई। अब होता क्या है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, मान लीजिए ऐसे, ठीक। अब होता क्या है कि मान लीजिए इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे अपन ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समय के साथ बढ़ाएं। अब होता क्या है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, जैसे मान लो NaCl ले लो या कुछ भी ले लो, उसमें एक प्लस और माइनस होता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए इसमें ऐसे ये प्लस और माइनस है, ये प्लस ये माइनस, ओहो, ये प्लस और ये माइनस, ओहो, ऐसे मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, क्या इस प्लस वाले पे इधर फोर्स लगा, क्या इस पे इधर लगा? इधर लगा QE, इस पे भी इधर लगा QE। अब समझो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैं पूछूं एक मॉलिक्यूल है जिसमें इधर प्लस इधर माइनस है, मान लो, उस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कितना है? सर 0। बिल्कुल सही। पर सोचो क्या उस पर स्ट्रेस है? सोचो मेरे इन दोनों हाथों पर आप, एक बच्चा इधर से खींचे, एक बच्चा इधर से खींचे, दोनों खींचो, ओ बोले सर परेशान क्यों हो रहे हो? नेट फोर्स तो 0 है, क्योंकि एक प्लस है तो प्लस क्यू इधर माइनस क्यू इधर, सर नेट फोर्स तो 0 ही है, परेशान क्यों हो रहे हो? और परेशान, बहुत स्ट्रेस आ रहा है भाई साहब। याद हो पुरानी पिक्चर अगर कभी देखी हो, सांबा वाम्बा वाली है, बहुत सारी पुरानी पुरानी, उनमें हीरो को दोनों तरफ बांध देते थे, दोनों तरफ जीप खींचती थी उसको। खैर अपना इंडियन हीरो तो कुछ भी कर सकता है, ऐसे करके वो दोनों जीपों को भी इधर उधर फेंक देता है। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर? तो भाई स्ट्रेस आया। अब देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई तो स्ट्रेस बढ़ा। अब सोचो स्ट्रेस बढ़ा 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 बढ़ा, एक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो आई जिस पर ये टूट गया। क्या स्ट्रेस एक लिमिट तक ही ले सकते हो? मान लो भैया तुम लगाए जाओ फोर्स, तो एक वैल्यू ऐसी आएगी जब तुम मेरे हाथ उखाड़ दोगे। हाँ, कई लोग बहुत खुश हो, वाह, बोलो क्लियर? हाँ सर। तो भैया अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो भाई साहब इधर प्लस पे माइनस पे ऐसे फोर्स लगा, नेट 0 पर स्ट्रेस बढ़ा, नेट 0 पर स्ट्रेस बढ़ा। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, स्ट्रेस बढ़ा तो भैया तकलीफ हुई। तो एक वैल्यू ऐसी आई जब इसे हिम्मत हार गया स्ट्रेस झेलने की और ये टूट गया। क्या ये स्ट्रेस झेलने की क्षमता हर मटेरियल की अलग अलग है? अच्छा, यह स्ट्रेस झेलना समझते हो, झेलने की क्षमता हर मटेरियल की अलग अलग है। हाँ सर, ये स्ट्रेस झेलने की क्षमता हर मटेरियल की अलग अलग है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, अलग अलग है ये स्ट्रेस झेलने की क्षमता हर मटेरियल की अलग अलग है। ओके सर, ये स्ट्रेस झेलने की क्षमता हर मटेरियल की अलग अलग है। अब क्या करें सर? करते चलो, सुनो भाई। अब सुने, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर मटेरियल टूट जाता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। ओ माय गॉड, अभी मटेरियल पे चर्चा हो रही है, कैपेसिटर कहीं नहीं आया, कैपेसिटर कहीं नहीं आया, अभी मटेरियल पे बात हो रही है। तो जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंशन ले रहे हैं अपन? अरे यार कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो होती है।
अगर आप उस मटेरियल पे जो इसको भर दोगे आप कैपेसिटर में, उसमें अगर बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगा दोगे तो हो सकता है वो टूट जाए। अरे हाँ, इसलिए भैया उसकी डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या चीज है? यह वह इलेक्ट्रिक फील्ड है जिससे ज्यादा अगर आप मटेरियल पे लगा दोगे तो मटेरियल टूट जाएगा, बिखर जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। अरे हाँ सर, खंडित हो जाएगा। उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। सो डेफिनेशन क्या है? यह वह इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पर लगाने पर मटेरियल टूट जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ is a property of material, is a property of material। अभी कैपेसिटर में नहीं घुसे अपन, कैपेसिटर तो बाद में आएंगे। इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। ओके सर, कि भैया इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे टूट जाता है। पहले तो क्या ये कहानी समझ आई? एनिमेशन से थोड़ा सा देख लो। देखो लो भाई, प्लस क्यू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। देखो देखो देखो, हाँ सर, ये देखो थोड़ा सा एनिमेशन से और बताया। ये ई नॉट बढ़ाया 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 तो एक वैल्यू ऐसी आई जब वो टूट गया, टूट के बिखर गया, कहानी खत्म हो गई। हाँ, आप तो वही समझो जो मैंने आपको लिखाया पूरा ध्यान से, अच्छे से। बोलो क्लियर? पहले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझो। क्या समझ पाए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? अरे हाँ सर, समझ तो पाए सर। अच्छा लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। बोलो क्लियर? फील आई सर? बोलो पक्का? हाँ सर, पक्का सर, एकदम पक्का सर, अच्छा लग रहा है सर। ठीक भाई, अब सुन। ओ हो, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक भाई, आगे देख। अब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है? देखो, अब कैपेसिटर में घुस जाओ। अब तुम कैपेसिटर में घुस जाओ, सोचो। इधर सुन, मैं समझाता हूं तेरे को। सुन, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है? ध्यान दो, ये शब्द बहुत प्रेम है मुझे। इसकी शॉर्ट फॉर्म है बीवी। अब अच्छा लग रहा होगा तुम लोग। तो अब अपन पढ़ेंगे बीवी को। किसको पढ़ेंगे? बीवी को। अरे वाह सर, आ जाए इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज, देखो बीवी का संबंध वोल्टेज के साथ है। यहां पे छूना मना है। हाँ, इसे छेड़ना मना है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। शादी के बारे में कोई बात नहीं होगी, मैं भावुक हो जाता हूं। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज, ओ माय गॉड। आइए, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या? सोचो, अगर आपने एक कैपेसिटर लिया, ठीक, समझना, जिसका एरिया ये ए है, इसकी ये दूरी डी है, ओके, और इसके अंदर एक मटेरियल भर दिया। टक 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 टक। मान लो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सुनना, मान लो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ईडी है। ईडी से रिप्रेजेंट करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बोलो क्लियर? ईडी, ईडी इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है, और ईडी, डी मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक, अब सोचो मैं इसको एक बैटरी से लगा दूं। अब सुनो, as V increases, electric field inside capacitor increases because electric field is equals to कैपेसिटर के अक्रॉस तो V by D है ना। अरे हाँ सर, कैपेसिटर में जो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो V by D है, क्योंकि प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल V। अरे हाँ, तो V by D, V बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। अब सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो मटेरियल के अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा। अरे हाँ, बात तो आपकी सही है। अब सोचो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ईडी के बराबर हो जाएगी, यानी कि ES इक्वल टू V बाई डी। ओ हो, क्या V की वैल्यू आएगी ईडी इंटू डी? सोच के देख, सोच के देख। अरे हाँ, इसको ईडी की बजाय ना ES से रिप्रेजेंट कर लो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, वो डी में कंफ्यूज हो जाओगे। अब सोचो, ये जो V आया ESD, इससे ज्यादा V अगर बढ़ा दिया तो E बढ़ जाएगा, और E बढ़ जाएगा तो भैया मटेरियल टूट जाएगा, कैपेसिटर खराब हो जाएगा। तो ये जो V आया ना, यह
V ब्रेकडाउन वोल्टेज है। हो इसको VB से डिनोट कर दो, V ब्रेकडाउन इक्वल टू ES इंटू डी। अरे हाँ सर, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज वह वोल्टेज है जिससे ज्यादा अगर वोल्टेज लगा दोगे तो कैपेसिटर फूट जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल भरा गया है वो ही तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। अरे हाँ, इससे ज्यादा वोल्टेज, इससे ज्यादा वोल्टेज कैपेसिटर नहीं झेल सकता। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, क्लियर है सर? अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, समझ तो आ रहा है सर। VB इक्वल टू ESD, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओहो, पक्का? यस सर। अब देखो तुम्हें ब्रेकडाउन वोल्टेज ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, कंफ्यूजन। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्लस डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। डी आ गया ना? अरे हाँ, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज मटेरियल कैसा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, और उसका क्या डी की दूरी है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। पर जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कैपेसिटर्स के डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। पर क्या कैपेसिटर मटेरियल पे भी डिपेंड करता है? कैपेसिटर की बीवी, कैपेसिटर की बीवी, कैपेसिटर की बीवी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है, यानी कि मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, और उसके डायमेंशन पे भी डिपेंड करती है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अरे वाह, मजा आया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, जोरदार सर। ठीक है सर, तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे बढ़े, चलते चले। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, समझ आ गया सर। ये तो VB इक्वल टू ESD, VB इक्वल टू ESD, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। आइए सर, देखो भाई, चलो भाई, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इक्वल टू ES as V increases, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू दिस। ये कहानी समझ आई क्या? क्या BV क्या होती है समझ में आता है क्या? BV कैसे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से वेरी क्यों साथ लिया दोनों को, बोलो समझ आया क्या? तो मैं एक बात बताऊं, ये जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ना, एक्चुअली एयर की भी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, सही बताऊं तो एयर की भी 10⁵ में आती है वो वैल्यू। सही बताऊं तो कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से भी ज्यादा होती है। सही बताऊं तो ये याद कर, मैंने डाइलेक्ट्रिक यूज लेने का दो रीजन बताए थे बिल्कुल पहले, कि एक तो सपोर्ट देता है और उसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तीसरा एक और यूज है, थर्ड यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पता है क्या होता है? थर्ड यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक मैं बताता हूं तेरे को। कई मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ओ हो सर, एयर मटेरियल है क्या? है तो एक चीज, अगर कैपेसिटर में एयर भर दो तो वो भी टूट सकता है, एक वोल्टेज उसमें एक वैल्यू से ज्यादा वोल्टेज लगा दो तो आयनाइज होके एयर इधर उधर कर देगी। अच्छा, तो कई मटेरियल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से भी ज्यादा होती है। सोचो, ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का अगर कैपेसिटर बनाया जाए तो वो एयर से भी ज्यादा पोटेंशियल झेल पाएगा, वो कैपेसिटेंस भी बढ़ा देगा और सपोर्ट भी दे देगा। अरे हाँ सर, ये तीसरा वहां क्यों नहीं समझाया था? क्यों वहां समझ नहीं आ सकता था? आप तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ही नहीं जानते थे, अब जानते हो। अरे बोलो, क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर।
मजा आया तो सुनते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, तो हम एक बार ब्रेकडाउन वोल्टेज और डायरेक्शन समझ गए। अब इसके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मल्टीपल सवाल आते हैं उसमें, कैसे भी समझाऊंगा। पहले देखो, ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी कि बीवी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम समझे, उनमें रिलेशन भी हम समझे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सर मटेरियल पर डिपेंड करती है, बीवी मटेरियल और डायमेंशन दोनों पर डिपेंड करती है। बीवी इज ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, ये हम समझ गए सर। अब देखो, थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल सवाल है। देखो, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, ध्यान से सुनना, मैं ही बताऊंगा। एक कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन विद रिक्वायरमेंट सी। एक कैपेसिटर आपको चाहिए 2 माइक्रोफैराड, उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज आपके पास, आप कैपेसिटर बनाने वाली कंपनी हो, ठीक है। प्रैक्टिकल सवाल बताता हूं। आपके पास एक दूसरी कंपनी से ऑर्डर आया, भैया हमें 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर चाहिए जिनकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 400 वोल्ट हो, मतलब 400 वोल्ट से ज्यादा झेल सकते हो। अच्छा, ऐसे मुझे 2 लाख कैपेसिटर चाहिए, उनको कुछ करना होगा। अब तू अपने स्टॉक गोडाउन में गया, तूने देखा तेरे पास जो मटेरियल रखा है जिससे तुम कैपेसिटर बनाओगे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो गोडाउन में जाकर अपना मटेरियल देखा ना, वो तेरे पास गोडाउन में मटेरियल था 2, या जो भी तुम प्रोक्योर करते हो, जो तुम्हारे पास मटेरियल अवेलेबल है बढ़िया सही कीमत पर, वो K बराबर 2, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बराबर 2 है, और उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है E नॉट, वो ये है 2000 न्यूटन पर कूलम। देन फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब पहले बताओ तुम एक बात लॉजिकली समझो कि तुम्हें जब भी कैपेसिटर बनाना होता है, जैसे मान लीजिए तुम्हें कंपनी को कैपेसिटर सप्लाई करना है, अब तुम लॉजिकली समझो, ये रहा तुम्हारा कैपेसिटर, यहां पे ये डी है, यहां पे एरिया ए है। अब ध्यान से सुनना, क्या इसकी कैपेसिटेंस हो गई एप्सिलॉन नॉट ए बाई के ए बाई डी। अच्छा, सी कितना चाहिए सर, 2 माइक्रोफैराड, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, के की वैल्यू 2, ए हमें नहीं पता, डी भी हमें नहीं पता, हम ही तो बनाने वाले हैं। अरे हाँ सर, हम ही तो बनाने वाले हैं। तो देखो 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -12, ये बच गया 10 टू द पावर -6। ओके, एक ये 2 क्यों लिखा था मैंने, K2, ये 2 ने 2 को मार दिया। तुम देखो तो A बाई डी की वैल्यू क्या आई, A बाई डी की वैल्यू आई, A बाई डी की वैल्यू आई 10 टू द पावर 6, तो उधर चला गया ऊपर, 10 टू द पावर 6 बाई 8.85। हाँ सर, अब वो जो भी वैल्यू आई आ गई, A बाई डी फिक्स आ गया, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू नहीं आई। अच्छा, हमसे मिनिमम एरिया पूछा गया। क्यों मिनिमम एरिया पूछा गया, पहले तो ये समझो। आप क्या चाहोगे कि जो रिक्वायरमेंट आपकी आई, उस कैपेसिटर को आप सस्ते में बनाओ कि महंगे में बनाओ। 2 बातें, सस्ता भी और छोटा भी। आप क्या चाहोगे, उस कैपेसिटर को बहुत बड़ा बनाओ कि छोटा? छोटा, क्योंकि छोटा बनाओगे तो मटेरियल कम लगेगा, मटेरियल कम लगेगा, अरे हाँ मटेरियल कम लगेगा तो पैसे बचेंगे। बिल्कुल सही बात सर। अब सोचो A बाई डी का रेशो आ गया, ये रेशो काम का है, सुनना क्यों। अब तुम एक बात समझो, इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या यूज है। हम जानते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज BV इक्वल टू E नॉट इंटू डी, एक फॉर्मूला होता है। अगर E नॉट 2000 है तो D की वैल्यू BV, और BV कितना दे रखा है सर, 400, यानी कि 400 बराबर 2000। अगर तुम बहुत लॉजिकली सोचो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी, जो भी आप कैपेसिटर बनाओ, कैपेसिटर बनाओ, वह 400 वोल्ट से ज्यादा झेलना चाहिए। हाँ सर, वो 400 वोल्ट से ज्यादा झेलना चाहिए, मतलब उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 400 से ज्यादा होना चाहिए। ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना, 2000 इंटू डी, ई नॉट डी। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, ई नॉट डी। अरे हाँ, तो ई नॉट डी 400, तो डी की वैल्यू क्या है, डी बड़ा होना चाहिए किससे, 4/20, यानी कि डी बड़ा होना चाहिए 1/5 से। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है, मैं सब सही कर रहा हूं क्या, नहीं 2000, ये 400 दे रखा ना वोल्ट, हाँ तो न्यूटन पर कूलम 2000, बिल्कुल सही। डी की वैल्यू कितनी आई, ये 0 को मार दिया, 4/20, तो 1/5 सही। हाँ, इससे ज्यादा होना चाहिए,
अब सोचो, अगर मुझे छोटा करना है तो ए भी छोटा होना चाहिए, डी भी छोटा होना चाहिए, पर डी भाई साहब इससे छोटा नहीं हो सकता। डी मिनिमम है ये। डी मिनिमम क्या आया? 1/5। अच्छा, तो ए बाई डी तो फिक्स है, तो जब डी मिनिमम होगा तो ए भी मिनिमम होगा, तो ए मिनिमम बाई डी मिनिमम। तो ए मिनिमम क्या आया? 10⁶, 8.85 इंटू डी मिनिमम दैट इज 1/5। अब जो भी आंसर आया वो तो आंसर आ गया। ओहो, बहुत बड़ी वैल्यू आई है, तो थोड़ा गंदा सा आंसर आया, पर कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत बड़ी सी वैल्यू आई ना, ये कुछ चमत्कार मचा। ई नॉट की वैल्यू थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए थी, डेटा सही नहीं लिखा हुआ। असलियत में 10⁵, 10⁶ में चलती है ये। हाँ, तो डी काफी छोटा आता है वो, ये ऐसी आनी चाहिए 2000, थोड़ी वैल्यू ऐसे दे रखी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? अरे हाँ, ये थोड़ा सा डेटा गलत है, क्योंकि ई नॉट के लिए 2000 न्यूटन पर कूलम बहुत कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये और बड़ी होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी 200 इंटू 10⁵ टाइप्स। हाँ, तो अपने आप आंसर सही आता है, कुछ कुछ ऐसी होनी चाहिए थी, 2 इंटू 10⁻, या 7 या 10⁻, इस तरीके की कुछ होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, खैर ठीक है, अपने को तो कॉन्सेप्ट से मतलब था। तो इससे छोटा, कम एरिया का और इससे कम दूरी का आप कैपेसिटर नहीं बना सकते। अरे हाँ सर, बोलो क्या मेरी बात समझ आई? अरे सोच लो। तो देखो, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना। क्या सॉल्व हुआ? एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो अपने को समझ में आनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अच्छा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है सर? ओके सर। ओके, क्लियर है? 10⁶/8.85 इंटू 1/5, ठीक है सर, परफेक्ट सर। देन फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर रिक्वायर्ड। ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ओके सर, क्लियर है सर? सोच लो, पक्का? अब देख, अब फेवरेट सवाल कराऊंगा मैं मेरे, सिस्टम की बीवी वाले। अब देख, ये समझ में आया ना? थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है। एरिया मिनिमम कितना होगा जब डी मिनिमम होगा? क्योंकि ए बाई डी का रेशो फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि सी फिक्स है। तो के मटेरियल फिक्स है और सी अगर फिक्स है तो ए बाई डी का रेशो फिक्स है, पर डी इससे छोटा नहीं कर सकते। क्यों? डी इससे छोटा कर दोगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज 400 से कम हो जाएगा। तो कंस्ट्रेंट्स के साथ अपन ने प्ले करा और आंसर को निकाला। हो वो देखो, बड़ा सारा है, 22.6 × 10⁻3। वो जो अपन ने लिखा होगा वहां से आ गया होगा, थोड़ा वैल्यू ज्यादा ही प्रैक्टिकल से, पर ठीक है, जो भी आया। बोलो क्लियर? अरे बोलो, अरे सोच लो। क्लियर है सर, आ गई बात, समझ आ गई सर, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब एक अलग वैरायटी का सवाल, ध्यान सुनना। मान लो 3 कैपेसिटर तू बाजार से खरीद के लाया। अच्छा, प्रैक्टिकली आप जब कैपेसिटर खरीद के लाते हो ना बाजार से, तो पता उसमें 2 चीज लिखी होती है हमेशा। अगर तुम कभी खरीदने का मौका मिले आप तो सुनना, उसमें क्या 2 चीज लिखी होती है? एक तो उसकी कैपेसिटेंस और उसकी बीवी, कि भाई इससे ज्यादा नहीं झेल सकता। ऐसा नहीं आप कहीं पे भी लगा दो, मर जाएगा वो। तो जैसे मान लो आप पहला कैपेसिटेंस खरीद के लाए C1, उस पर लिखा था 2 माइक्रोफेरेड और उसकी बीवी थी 200 वोल्ट। अच्छा, दूसरा कैपेसिटर खरीद के लाए 6 माइक्रोफेरेड, उसकी बीवी थी 400 वोल्ट, बीवी मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज। एक और तीसरा खरीद के लाए 12 माइक्रोफेरेड, उसकी बीवी कितनी थी? 20 वोल्ट। अच्छा, अब आपको कोई ऐसा सिस्टम बनाना था जिसमें तीनों को सीरीज में जोड़ना था, जिसमें तीनों को सीरीज में जोड़ना था। अच्छा सर, अब सोचो, अगर सीरीज में जोड़ दिया तो इस सिस्टम की बीवी क्या है? सिस्टम की बीवी क्या है? अच्छा, ये सिस्टम की बीवी का क्या मतलब? ये C1 200 झेल सकता है, C2 400 झेल सकता है, C3 20 झेल सकता है, पर ये तीनों मिलकर अगर एक साथ जोड़ा जाए तो ये मैक्सिमम कितना झेल सकते हैं? क्यों? क्योंकि अब तीनों पे ये डिपेंड मैटर करता है कि तीनों में से अगर एक भी मर गया तो सिस्टम खराब हो गया। हाँ, बात तो सर आपकी सही है, मतलब तीनों में से एक भी नहीं खराब होना चाहिए। एक भी खराब हो गया तो सिस्टम का ब्रेकडाउन हो गया एक तरीके से।
सिस्टम का ब्रेकडाउन चाहिए ना। अब तो हमें इंडिविजुअल बीवियां पता है। अरे हाँ, हमें इंडिविजुअल बीवियां पसंद है नहीं। हमें इंडिविजुअल बीवी पता है, हमें सिस्टम की बीवी बतानी है। मन मत भटकाइए, बीवी का मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो मेरे लेक्चर अपने मम्मी पापा को तो नहीं दिखाते? हाँ, ऐसे नहीं करना है आपने को, है ना। तुमने ही पैसे दिए ना, तुम्ही को देखना है भाई, ऐसे नहीं। हाँ पापा आप भी देख लो। चलो भाई आ जाओ। हाँ सर, तो 200 वोल्ट, 400 वोल्ट, 20 वोल्ट। अब समझे, जब आप इस सिस्टम को सीरीज में जोड़ते हो, किसमें जोड़ते हो? सीरीज में। ध्यान से सुनना तो समझना, ये क्या लिखा है वो बाद में देखना, पहले समझो। ये जो C1 है ना, पहले बताओ इस पे Q मैक्स क्या हो सकता है? क्योंकि जब आप सीरीज में जोड़ते हो तो क्या चीज कॉमन होती है सीरीज में जोड़ते हो? चार्ज। तो Q1 मैक्स क्या पॉसिबल है? Q बराबर CV, तो 200 इंटू 2, इससे ज्यादा नहीं झेल सकता है, 400 माइक्रो कूलम। Q2 मैक्स क्या है? 400 इंटू 6, 2400 माइक्रो कूलम। इसका क्या है? Q3 मैक्स 12 इंटू 20, 240 माइक्रो कूलम। अरे हाँ, मतलब सोचो, 1 वाला 400 माइक्रो कूलम झेल सकता है, दूसरा वाला 2400 माइक्रो कूलम झेल सकता है, तीसरा वाला सिर्फ 240 माइक्रो कूलम झेल सकता है। अब जब इनको किसी बैटरी से जोड़ेंगे तो इन तीनों पे क्या सेम होगा? क्यू। अब सोचो, मान लो मैंने बैटरी से जोड़ा और उस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया, तो इन पे क्यू बड़ा 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 बड़ा, 100 हुआ, 200 हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 240 हो गया। सोच, उससे ज्यादा अगर क्यू मैक्स हुआ तो C3 मर जाएगा, और C3 अगर मर गया तो सिस्टम बेकार हो जाएगा। अरे हाँ, तो सोचो, इस सिस्टम पर मैक्सिमम पॉसिबल क्यू मैक्स है 240। असलियत में इन तीनों में से जो सबसे छोटा वाला क्यू मैक्स होगा वही सिस्टम का क्यू मैक्स होगा, क्योंकि उससे ज्यादा होते हुए मर गया तो सिस्टम तो वैसे ही मर गया। अरे हाँ, तो सोचो, इस सिस्टम पर मैक्सिमम पॉसिबल V क्या है? Q मैक्स अपॉन C इक्विवेलेंट। अरे हाँ, तो V मैक्सिमम क्या होगा? Q बराबर CV, तो Q मैक्स ऑफ सिस्टम अपॉन C इक्विवेलेंट। इन तीनों पे मैक्सिमम V क्या लगा सकते हैं? जो सिस्टम पर मैक्सिमम Q हो सकता है। सिस्टम पर मैक्सिमम Q क्या हो सकता है? जो इन तीनों में से सबसे कम Q मैक्स होगा। तो Q मैक्स ऑफ सिस्टम अपॉन C इक्विवेलेंट। देखो 6 और 12, अरे हाँ ध्यान समझना, 6 और 12 अगर सीरीज हैं तो 6 और 12 का 4, 4 और 2 यानी कि 4 इंटू 2/6 यानी कि 4/3। हो, तो इसका C इक्विवेलेंट हुआ 4/3 माइक्रो फैरेड। हाँ, और Q मैक्स कितना? 240, तो 240 बटे 4/3, हो 6 4 जा तो 60, 180 वोल्ट। ओ माय गॉड, देखो सही आया क्या मेरा? एक बार देखें तो, चेक करें तो। अरे आंसर तो है ही नहीं। 180 वोल्ट, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। बोलो, क्या सिस्टम की बीवी निकालनी आई है? अरे आई है कि नहीं आई है? अरे सोच लो। आई है सर, बिल्कुल आई है सर, सिस्टम की बीवी निकालनी आई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। परफेक्टली फाइन सर, शानदार सर, जोरदार सर, जबरदस्त सर, 180 वोल्ट। ओके, गॉट योर पॉइंट सर। कैसे करा? फिर से सुनो, तीनों का क्यूमैक्स निकाला, जो सबसे छोटा वो सिस्टम का क्यूमैक्स हो गया। हाँ सर, जो सबसे छोटा क्यूमैक्स हुआ
वही सिस्टम का क्यू मैक्स हुआ, उसको सी इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दो तो वी मैक्स आ गया, खत्म। लॉजिकल है? अरे यस और नो? तो ये सिस्टम 180 वोल्ट से ज्यादा झेल नहीं सकता। अगर 180 वोल्ट से लगा दोगे तो एक मर जाएगा, एक मर जाएगा तो भैया पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बोलो चमका? अगर चमका तो एक और सवाल कर दो। लो भाई, 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, इसकी बीवी 10 वोल्ट, उसकी बीवी 15 वोल्ट, बताओ सिस्टम की क्या बीवी होगी? बिल्कुल अभी सिखाया, तुम कर सकते हो, गलत मत करना। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। बोलो, 2 कैपेसिटर है, 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, इसकी बीवी 10 वोल्ट, उसकी बीवी 15 वोल्ट, बताओ सिस्टम की बीवी। करो। ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, ये सवाल खुद करना है। बोलो भाई। नहीं हुआ? अरे कर पाए क्या? अरे सोच लो। अरे हाँ भाई, कर पाए क्या? हाँ सर, कर पाए कर पाए कर पाए। मेरा तो 22.5 आया। बोलो क्या इस पे Q1 मैक्स 10 इंटू 6 60, इस पे 15 इंटू 3 45, तो सिस्टम का कितना हो गया? जो छोटा वाला होता है, क्योंकि उससे ज्यादा पे मर जाएगा कोई ना कोई, तो भैया ये कितना आया? 45 बाई सी इक्विवेलेंट, 6 और 3 का इक्विवेलेंट 2, तो भैया 22.5 आया मेरा तो आंसर। देखा तो? अरे पीछे चलो। अरे हाँ, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तो अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ दिया जाए, सॉरी सीरीज में जोड़ दिया जाए, तो और उनकी इंडिविजुअल बीवी पता हो तो सिस्टम की बीवी निकाली जा सकती है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। आ गया सर, आ गया सर। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड। मैं तो कह रहा हूं 3, अब क्या करा? 3 कैपेसिटर लिए, अच्छा, उन तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? पैरेलल में। तो बताओ, एक 200 वोल्ट झेल सकता है, एक 400 झेल सकता है, एक 20 झेल सकता है। ये डायरेक्ट बताओगे तुम लोग, ये डायरेक्ट बताओगे तुम लोग। तो इस बी वी ऑफ सिस्टम क्या है? ओरली बोलो। पैरेलल बहुत आसान होता है। ऊपर वाला 200 झेल सकता है, 400 झेल सकता है, 20 झेल सकता है, तो सिस्टम की बीवी क्या हुई? 20। अरे जो सबसे कम झेल सकता है वो टूट गया तो सिस्टम तो खराब हो गया ना। अब तो वी सेम होता है ना सब में, तो जो वी मिनिमम, जो सबसे छोटी बीवी होगी वही सिस्टम की बीवी होगी। लॉजिकली सोचो, जो सबसे छोटी बीवी होगी वही सिस्टम की बीवी होगी। क्यों? क्योंकि भैया उससे ज्यादा लगते ही वो खराब हो जाएगा तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो पैरेलल में तो बीवी निकालना बहुत आसान है, तो सबसे छोटी बीवी वो सिस्टम की बीवी। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। जोरदार है, शानदार है, मजेदार है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर सर, जोरदार सर, शानदार सर, मजा आया सर। चलो भाई, अगर मजा आया तो देखो, बीवी ऑफ सिस्टम आ गया 20 वोल्ट। लो भाई, ओहो 20 वोल्ट आ गया। हाँ बिल्कुल सही। अब देखो, ये तो कैपेसिटर करंट पैरेलल, देन मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी, ये तो जो अपन ने पढ़ाया वही है ना, जो अपन ने बोला। ये वाला सवाल देखो, ये होमवर्क है। सही बताऊं तो 15 आधे घंटे मैक्सिमम का कैपेसिटर और बचा है, बाकी ये खत्म हो गया है। मैं आपको अब थोड़ा सा फोर्स पढ़ाऊंगा, बाकी ये खत्म हो गया। ये होमवर्क है। देख, पैरेलल सीरीज दोनों आ गया, पर तुम इसे आसानी से कर सकते हो। होमवर्क है, उतारो उतारो। 5 कैपेसिटर है, बताओ सिस्टम की बीवी क्या है? सीरीज की बीवी निकालना दोनों, और जो छोटी बीवी हो सिस्टम की बीवी। अरे हाँ, तुम कर सकते हो। 5 कैपेसिटर हैं, उसकी बीवी निकालनी है इक्विवेलेंट। ये होमवर्क है, यहीं से कहानी चालू करी जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, जोरदार क्लियर है, शानदार क्लियर है। बोलो क्लियर? बस अगले टर्न पे आधा घंटा करीब इसको पढ़ाकर अपन शुरुआत करेंगे नए अध्याय की, मैग्नेटिज्म।